Dear students, hello. Hello students. In these slides I have discussed digestive glands, the digestive glands associated with the alimentary canal, salivary glands, liver and pancreas. Salivary gland I discussed earlier, liver. Now I will discuss this diagram. Look that in this diagram you can see this is duodenum, U-shaped duodenum, and here is the pancreas. Okay students, one duct arises from pancreas and one duct arises from this structure, that is bile, gallbladder. From gallbladder a duct, एक डक्ट यहाँ से आती है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. तो क्यों होता है, क्योंकि हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इसको इसलिए कहते हैं, कॉमन यहाँ जो आ गई खुली दोनों डक्ट, जो कि पैंक्रियास भी आके ओपन हुआ और ये भी. तो ये जो डक्ट है ये किससे आ रही है, लीवर से आ रही है बच्चे, इसलिए यहाँ पर ऐसा है. ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे एक्चुअली लीवर होता है और लीवर में बाइल बनता है जो यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. फिर गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं और लीवर की डक्ट हिपैटिक डक्ट कहलाती है. ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं और यही कॉमन बाइल डक्ट जो है वो बाइल लेके आती है. और इधर आप देख ही रहे हो कि इधर आपको दिख रहा है पैंक्रियास, और ये पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस लेके आता है. तो लीवर से हिपैटो और ये इधर से पैंक्रियाटिक, तो यहाँ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बन जाती है. और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ये बाइल लेके आती है और पैंक्रियाटिक जूस लेकर आती है. ठीक है, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लिएज. लाइपेज आपको पता है फैट के डाइजेशन के लिए होता है. ठीक है, तो फैट का डाइजेशन जो है वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाई थी इसके पहले वाले लेक्चर में, वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि फैट का डाइजेशन जो होता है पैंक्रियाटिक जूस के लाइपेज से कैसे होता है. तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका, बाइल का. Bile have very important role in digestion of fat. Then what is the role of bile actually? Bile, if bile is absent, then there is no activation of proteolytic enzymes of pancreatic juice. पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं, अगर बाइल नहीं होगा तो पैंक्रियाटिक जूस के ये एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं. पैंक्रियाटिक जूस के कौन से एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स जिनका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जिनको कहते हैं, यानी कि जो कि कौन कौन से हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में कौन कौन से आते हैं. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आपके हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ये जो बाइल से ये जो पैंक्रियाटिक जूस के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इनका डाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, इनका प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में लगभग जो है वो ह्यूमन में भी कहते हैं कि लगभग कई फीट लंबी है, 9 से 10 फीट लंबी होती है इंटेस्टाइन. उसी इंटेस्टाइन का एक भाग आप देख रहे हो, ये ड्यूडेनम है और यहीं पर आता है इधर से बाइल और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस. और ये पैंक्रियाटिक जूस में ही बेटा एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. और ये तीनों कैसे एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक्चुअली द स्मॉल इंटेस्टाइन begins at the pyloric wall of the stomach. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के बाहर फूड होता है, वो आता है इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक वाला फूड आता है. स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है तो वो काइम में बदल जाता है.
और वही काइम जो है वो इंटेस्टाइन में आता है। इसके पहले का डाइजेशन देखिए, आपको पता होगा कि डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा डाइजेशन जो होता है आपका ये डाइजेशन जो आपका होगा वो किस में होता है, माउथ में होता है आपका डाइजेशन। देखिए ये स्लाइड का मैं आपको लेकर दिखाती हूँ कि माउथ में डाइजेशन होगा, फिर ओइसोफेगस में आएगा, यहाँ फेरिंग्स में, और इधर फेरिंग्स में ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर स्टमक में आता है, स्टमक में डाइजेशन हो चुका है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मदद से। फूड आया स्टमक में, बोला ट्रिन 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 ट्रिन, घंटी बजाई उसने, तो गैस्ट्रिन, फूड आया स्टमक में, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ हुआ स्टमक की दीवारों से, और उसने फिर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करवाया था। तो रेनिन, पेप्सिन और अमाइलेज, लाइपेज रिलीज़ हुए थे। रेनिन पेप्सिन ने स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करवाया था, और लाइपेज ने फैट का, और अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में कराया। फिर यही फूड अब काइम बन चुका है, और अब ये कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। आप देखेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन बेगिंग्स एट द पाइलोरिक वॉल्व ऑफ द स्टोमक। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो डक्ट है ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ बनती है, एक ये सिस्टिक डक्ट, और ये लिवर से आ रही बाइल डक्ट, तो कॉमन बाइल डक्ट ये, और पैंक्रियास की पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाई, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमेशा खुला नहीं रहता दरवाज़ा, ये जो है एक स्फिंक्टर यहाँ होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि हमेशा बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में ना रिलीज़ होते रहे, इसके लिए ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रहता है। ऐसे ही जब फूड जो है, जो स्टमक है, स्टमक से होके, फिर से बनाती हूँ मैं, जो ये आप देखेंगे ह्यूमन का स्टमक है, तो स्टमक से फूड कहाँ जब आता है, ड्यूडेनम में। स्टमक से जब ड्यूडेनम में फूड आता है तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, या वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसे पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि आपका गैस्ट्रोओइसोफेजियल था, ये ओइसोफेगस था और ये स्टमक था, तो यहाँ पर गैस्ट्रोओइसोफेजियल था। तो इसी तरह स्टमक से आगे फूड जाएगा ड्यूडेनम में, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होगा, पाइलोरिक वॉल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको कहते हैं। और ये भी क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल जो बनाकर रखता है फ्लूइड के। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन begins at the pyloric valve of the stomach. Duodenum is the smallest first part following the pyloric end of stomach. Duodenum forms the typical U-shaped loop containing the pancreas. In rabbit, इन मैन में कॉमन ओपनिंग होती है बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट की, और उसी को हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये इतना चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसी में हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो हम एक्चुअली हमें देखना था कि फूड में फ़ैट का डाइजेशन कैसे होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये एक्चुअली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्टमक के ऊपर और डायफ्राम के नीचे सिचुएटेड होती है। लगभग 1.5 किलो ये एडल्ट मैन में इसका वेट होता है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, आपको यहाँ पे इसी में आपको एक और स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम आप देखिए, ये सब हमने डिस्कस किया। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टमक है, ये स्टमक के ऊपर आपको यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, लीवर है, ये स्टमक के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लीवर है और ये पैंक्रियास है और यहाँ ड्यूडेनम है, और इसी में आके बाइल रिलीज़ होता है और पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हुआ। अब एक चीज़ जो देखनी थी भाई, ये सब हम लोगों ने देखा कि पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स होते हैं, कैसे काम करते हैं पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स। ये देखिए कि एक्सोक्राइन पार्ट होता है, वही पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, और जिसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और ये तीनों एंजाइम जो हैं वो बाइल जब आता है अल्कलाइन मीडियम होता है और एंट्रोकाइनेज नाम का हार्मोन होता है, तब ये एक्टिव होते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, तब ये बना लेते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देता है,
ये फूड में आए हुए पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में बदल देता है। ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो लाइपेज लेकिन कैसे काम करता है ये हम देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ जो डाइजेशन का एक ये दिखाया गया है यहाँ पर कि जो फैट का डाइजेशन हो रहा है, तो मेनली पैंक्रियाटिक जूस ही फैट का डाइजेशन कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली जो फैट है, फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्जर शेप के, जैसे कि ये एक सिंगल मान लीजिए फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस लार्जर मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बदलना होता है। इनको काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ये फैट टूटता है, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, और इसे ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो फैट कब टूटेगा? जब पहले इमल्सिफाई हो जाए तब टूटेगा। यानी कि ये फैट अगर इतने बड़े एक मॉलिक्यूल के रूप में होगा तो ये एंजाइम इस पे काम नहीं कर सकता है। करेगा भी तो सरफेस पे काम करेगा, और अंदर जो है ये ऐसे ही रह जाएगा, तो पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए कि ये इतने बड़े मॉलिक्यूल की जगह कैसे हो, ये फैट ऐसे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में हो, जिन्हें क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स। तो इतने बड़े से फैट मॉलिक्यूल को कैसे ऐसे छोटे छोटे मेनी स्मॉल काइलोमाइक्रॉन्स यानी कि छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कैसे तोड़ा जाए, तो इसे ही कहते हैं वसीकरण, या इसे कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यही क्या कहलाता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और एमल्सिफिकेशन जो है फैट का, ये बहुत ज़रूरी है, तभी फैट के मॉलिक्यूल्स जो है ये टूट जाएं अगर ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, तब इन पे लाइपेज एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज़ हुआ है वो काम करेगा, तब ये डाइग्लिसराइड और फिर मोनोग्लिसराइड में टूट जाएगा। देखिए सभी में डाई आ रहा था। सभी जो हैं ये अगर एक पॉलीमर थे, चाहे प्रोटीन था पॉलीमर के रूप में था, चाहे कार्बोहाइड्रेट थे पॉलीमर के रूप में थे, और ये टूट के कैसे बनते थे? ये टूटते थे तो दो के स्ट्रक्चर में बन रहे थे अभी तक, यानी इनका डाईपेप्टाइड्स बनता था सभी का। लेकिन फैट का देखिए मोनोग्लिसराइड्स भी बन रहा है, क्योंकि फैट का कंप्लीट डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यही लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो फैट के मॉलिक्यूल्स ऐसे बनेंगे, इस तरह सिंगल ऐसे बन जाएंगे, ऐसे वाले। तो ये मोनो हुआ, एक ही एक यूनिट वाले। तो ये एक लेवल और आगे का डाइजेशन यानी कि फ़ैट का यहाँ पर हो जाता है। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आप समझ गए होंगे, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन। और थोड़ा सा इसमें जो रोल है किसका है? बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और दूसरा किसका है? लाइपेज का। तो पूछा जाता है कि बाइल का रोल क्या है डाइजेशन में। तो बाइल क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव होने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इनको एक्टिवेट रूप में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदलता है। तो उसके लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम कैसे बनता है? बाइल की वजह से बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो और क्या चाहिए? इसी तरीके से एक और चीज़ चाहिए कि जो बाइल है एक और काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। और फिर इससे रिलेटेड कुछ और भी डिस्कशन है कि भाई ये पैंक्रियाटिक जूस और ये बाइल क्या हमेशा रिलीज़ होते हैं? नहीं रिलीज़ होते हमेशा। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो वॉल्व है जो कि बंद रहता है। और कब खुलता है ये वॉल्व? कब खुलता है? जब ड्यूडेनम से ही, ड्यूडेनम में देखो फूड जब आ गया, देखिए इसको समझिएगा, ड्यूडेनम में फूड जब आ गया, ये है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में फूड पहुंच गया, ठीक है। तो फूड पहुंचने के बाद ड्यूडेनम से ही एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं कॉलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन। CCK बहुत जगह आपने लिखा होगा, या पैंक्रियोजाइमिन। तो पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियास को पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करवाने के लिए, और कॉलिसिस्टोकाइनिन बाइल रिलीज़ करवाने के लिए। कहीं कहीं आप इनको देखेंगे और लिखा होता है, तो आप CCK याद रखिए, ज़्यादातर आपको मिलता है CCK। कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है, फूड जैसे ही पहुंचा ड्यूडेनम में वैसे ही CCK आया, और CCK आया तब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुला,
और तब आकर के यहाँ से बाइल आएगा और इधर से पैंक्रियाटिक जूस दोनों आएगा और तभी ड्यूडेनम में डाइजेशन शुरू होगा। नहीं तो पूरे समय डाइजेशन थोड़ी होता रहेगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये एंजाइम्स लगातार रिलीज़ होते रहेंगे तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल को ही गला देंगे, है ना। तो इससे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था, इसलिए ये डिस्कशन हम अभी उसके पहले के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अभी एक थोड़ा सा आपको डिस्कशन करना था मुझे बाइल का, कि बाइल में क्या क्या पाया जाता है, कितने परसेंट में पाया जाता है। और बाइल के तो बाइल में देखिए, बाइल में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बाइल में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कहते हैं। और ये पिगमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब इन्हीं पिगमेंट्स का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो ये ब्लड में बढ़ जाते हैं, और ब्लड में बढ़ जाते हैं तो हमारी स्किन में दिखाई देने लगते हैं। भाई ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, तो ये बढ़े हुए पिगमेंट ब्लड में, अगर ये पिगमेंट बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कैसे, ज़्यादा रिलीज़ होंगे। जितना लीवर से बाइल रिलीज़ होना चाहिए बन के मतलब बनता तो लीवर से है, लेकिन रिलीज़ गॉल ब्लैडर करता है। अगर रिलीज़ जो है वो सही अमाउंट में नहीं हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा, तो वो बाइल क्या करेगा, वो ब्लड में बढ़ जाएगा। ब्लड में बढ़ेगा तो हमारी पूरी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पहुँचने लगेगा, यानी हमारी स्किन में दिखाई देने लगेगा। और ये बाइल क्या है, येलो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, और इसका बाइल पिगमेंट भी तो येलो कलर का ही होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाइल अगर बढ़ जाएगा तो बाइल के बढ़ने से क्या होगा, हमारी स्किन जो है येलो कलर की दिखाई देने लगेगी, या हमारा जो नेल्स होते हैं या आईज़ होते हैं वो येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो इस कंडीशन को आप जानते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं कि इनको जॉन्डिस हो गया है या पीलिया हो गया। तो यानी कि जॉन्डिस वैसे तो एक वायरल डिजीज़ भी है, वायरस का इन्फेक्शन होता है। अगर ऐसा जो फूड इनटेक किया गया है या वो फूड जो है गंदे पानी से बना हुआ है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन था, या ऐसा वाटर लिया गया है जो वायरल इन्फेक्शन था जिसमें, तो क्या होता है, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है कि तब भी जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो बाइल रिलीज होता है उसमें बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन जो बाइल पिगमेंट होता है वो बाइल पिगमेंट जो है वो एक निश्चित मात्रा में ही रिलीज़ होना चाहिए। उसका काम ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, वो एक्चुअली फीकल मैटर और यूरिन को कलर देता है। हमारी यूरिन का जो लाइट येलो कलर होता है या फीकल मैटर भी येलो कलर का ही होता है। तो ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं साथ ही साथ फूड के साथ साथ, तो इसके लिए ही ये हमारा ऐसा कलर फीकल मैटर का रहता है, और ये बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। और इसमें कोई एंजाइम वगैरह भी नहीं होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। लेकिन अगर ये कभी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लग जाएगा तो ये ब्लड में ज़्यादा रहने लगेगा और स्किन में दिखाई देने लगेगा, और ये एक तरीके से हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने लगता है, और इस कंडीशन को कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं, इसी कंडीशन को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। और एक बार मैं आपको बाइल का बताना चाह रही थी कि बाइल में क्या क्या पाया जाता है, बाइल सॉल्ट्स वगैरह। तो सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दो सॉल्ट्स और होते हैं जो बाइल में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बाइल में बाइल साल्ट पाया जाता है, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और जो ये बाइल के सॉल्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, इनकी वजह से ही जो बाइल है वो एल्कलाइन पीएच बना पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिस्कशन मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ, और हम लोग आगे भी कुछ और स्लाइड्स देखेंगे। उन स्लाइड्स में हम लोग ये सब चीज़ें देख पाएंगे और कि जो डिस्कशन है उनको हम और अच्छा सा समझ पाएंगे। थैंक यू।